जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक के छात्रों का 27 मार्च को होने वाले विज्ञान के लिए कुल मिलाकर के 19 VVI सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आप सभी छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 19 तक के सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को एक एक करके देखें। तो इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। और दोस्तों इसका सटीक उत्तर होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण है कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। दूसरा गुण है कि यह चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न के उत्तर को देख लिया, जिसमें पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। तो ये आपका दो गुण था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। यानी कि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखा जाता है तो इस पर जो है आपको अवतल दर्पण में एक प्रतिबिंब बनता हुआ एक स्वच्छ किरण आरेख बनाना है, जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं। आपको इसी ढंग से परीक्षा में जो है बनाना है। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके लिए हमको बहुत सारा मटेरियल इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इसीलिए संक्षेप में आप लोगों को हम बताते हुए जा रहे हैं, आप लोगों को रिवीजन कराते हुए चल रहे हैं। दोस्तों इसके आगे इसमें लिखना है कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर होगा। तो इस तरह से दूसरे प्रश्न के उत्तर को हम लोगों ने देख लिया। इसका तीसरा प्रश्न है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दें। तो इसका हम लोगों को उत्तर लिखना है कि जो धातु ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसका दोस्तों इसका जो उदाहरण देना है आप लोगों को Al2O3, इसका ZnO ये आपका उदाहरण में देना और आपको नीचे जो लिखना है वो है कि Al2O3 प्लस 6HCl और प्रोडक्ट जो है 2KL3 है, इसका प्लस 3H2O ये क्षारीय व्यवहार वाला है। इसका दोस्तों आगे हम लोगों को लिखना है Al2O3 प्लस 2NaOH और प्रोडक्ट 2NaAlO2 प्लस H2O अम्लीय व्यवहार। तो इस तरह से आपका जो तीसरा प्रश्न था इसका जो उत्तर है वो तैयार हो गया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका चौथा प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, यही जो आधुनिक आवर्त नियम है। इसका दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि पीत का क्या कार्य है। यह आपका बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है, जिसका उत्तर होगा कि यह भोजन की अम्लीयता को दूर करता है। पीत जो है भोजन की अम्लीयता को दूर करता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका छठा प्रश्न पूछा गया कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दें। तो इसका उत्तर होगा कि खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोजन निर्भरता को प्रदर्शित किया जाता है। और इसका उदाहरण हम लोग यहाँ पर इस ढंग से लिख सकते हैं, जिसमें पहला है घास, यानी कि उत्पादक घास को कौन खाता है, हिरन खाता है, और हिरन को कौन खाता है, शेर खाता है। तो इस तरह से आपका जो छठा प्रश्न था कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दें। तो ये आपका परिभाषा हो गया और ये आपका उदाहरण हो गया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका सातवां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखें। यानी कि हाइड्रा में कैसा जनन होता है और राइजोपस में कैसा जनन होता है, इसको लिखना है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे हाइड्रा, और इसमें जो मुकुलन जनन होता है और वहीं पर राइजोपस में जो बीजाणु जनन होता है। तो इस तरह से आपका सातवें प्रश्न का उत्तर भी आ गया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें 7 प्रश्न है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में केवल 5 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना होगा। और पांचों प्रश्न आपका जो 3-3 नंबर का होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 15 नंबर आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों से दिए जाएंगे।
और दोस्तों यहाँ पर आपका जो 8वां प्रश्न पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इस दोष के क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। इतने प्रश्नों का जवाब आपको यहाँ पर देना है, जिसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टता दोष भी कहते हैं और इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को, आगे हम बढ़े तो इसमें लिखा हुआ है, तो साफ साफ देख सकता है किंतु दूर रखी वस्तुओं को वह साफ नहीं देख पाता है और ऐसे दोष से ग्रस्त व्यक्ति को दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। अतः इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही साफ साफ देख पाता है और निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल रेटिना पर नहीं बनता है, अपितु दृष्टि पटल के सामने बनता है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो इसमें लिखना है कि इस दोष से ग्रस्त होने की वजह क्या है। तो इसकी पहली वजह है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बहुत ज्यादा होना, या फिर कहें कि दूसरा है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। आगे इसका निवारण दिया गया है कि इसका उपाय क्या है ठीक करने का। तो इसका निवारण है कि इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है। इसके बाद आगे इसमें लिखना है कि अवतल लेंस के उपयोग से मायोपिया को ठीक करना आसान हो जाता है। अवतल लेंस के अभिसरण और रेटिना पर ध्यान केंद्रित करने से पहले समांतर रोशनी उनके विचलन का कारण बनती है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ तक हम लोगों को लिखना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो दोष होता है तो उसका जो है किस ढंग से आपका दोष उत्पन्न होता है, इसको हम लोग लेंस के माध्यम से किस ढंग से ठीक कर सकते हैं। तो ये आपका इस चित्र में दिया गया है, आंख का चित्र बना करके। आप लोगों को भी बोर्ड परीक्षा में ठीक इसी तरह से लिखना है ताकि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल सके। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका दिया गया है 9वां प्रश्न है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। आपको जो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है और इसका उत्तर हम लोग इस ढंग से लिखेंगे जिसमें लिखना है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। आपका जो अवतल दर्पण का फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर दिया गया है और अवतल दर्पण है इसीलिए इसको जो माइनस देना होगा, यानी कि f बराबर माइनस 18 सेंटीमीटर। और इसका बीम की दर्पण से दूरी जो है इसको जो है u से हम लोग जो है इंडिकेट करते हैं और इसको लिखना है माइनस 27 सेंटीमीटर। ये आपका अवतल दर्पण है, इसीलिए उत्तल दर्पण होता तो ये हो जाता प्लस। इसका दोस्तों आगे हम लोग बढ़े तो इसमें लिखना है बीम का आकार h बराबर प्लस 7.0 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका जो ये 3 चीज दिया हुआ है और आपको क्या क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v निकालना है, प्रतिबिंब का आकार यानी कि h निकालना है। और दोस्तों इसको जो निकालना है आपको दर्पण के सूत्र का प्रयोग करते हुए निकालना है, जिसका सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और आपको जो है इस तरह से आगे बढ़ते हुए सबका मान बैठाते हुए आगे चलना है। और चलते हुए हम लोग जो देख रहे हैं आगे आपका जो है सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ प्रतिबिंब का आकार कितना है, h बराबर जो है 14 सेंटीमीटर है। और वहीं पर आपका जो देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो निकल गया था ये किधर गया, v बराबर जो है आपका माइनस 54 सेंटीमीटर निकल गया था। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग यहाँ पर इसका आकार जो स्थिति है वो भी दिया गया कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार से 2 गुना है। तो आप लोगों को भी बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 10वां प्रश्न पूछा गया कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है, किसी उदाहरण से समझाएं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकर्मक विपरीत होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक परस्पर सहयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं। और इसका हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया का यहाँ उदाहरण दिया गया है, जिसमें दिया गया CaCO3S प्रोडक्ट CaOS प्लस CO2G और ये जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला
इसमें लिखना है वो आपका जो है H2G + Cl2 प्रोडक्ट 2HCl और G, और ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो ये प्रश्न पूछा गया था 10वां प्रश्न, जिसमें दिया गया था कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है, किसी उदाहरण से समझाएं। तो आपको जो है इसी ढंग से अपना उत्तर लिखना है। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 11वां प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या कमियां थी और उसको आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया गया। तो इसका उत्तर होगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो आपका परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो आपका परमाणु क्रमांक के आधार पर आधारित है। आगे इसमें लिखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा निम्न दोष को सुधारा गया है। तो इसमें पहला जो आपका है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सभी समस्थानिकों को एक स्थान दिया गया। इसका हम लोग आगे बढ़े तो इसमें लिखना है दूसरे में कि परमाणु क्रमांक पर तत्वों को रखने पर सभी तत्व क्रम में व्यवस्थित हो गए, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के नियम के विपरीत रखा गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे पॉइंट को देख लिया। इसका तीसरा पॉइंट है कि हाइड्रोजन को विशिष्ट स्थान दिया गया है, और चौथा में है कि धातु अधातु एवं विशिष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया है। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 12वां प्रश्न पूछा गया है कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है। तो इसका उत्तर होगा कि कार्बन के यौगिकों की विशाल संख्या के दो कारण है। पहला कारण है श्रृंखलन और दूसरा है चतुसंयोजकता। ठीक है ना। और इसमें हम लोगों को जो लिखना है 1 नंबर में श्रृंखलन के बारे में, और इसमें लिखना है कि कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से आसानी से जुड़कर नए यौगिक बना लेता है, जिसके कारण इसके अधिक यौगिक पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने श्रृंखलन के बारे में इतना लिखना है। इसका दूसरा में लिखना है चतुसंयोजकता, और इसमें लिखना है कि कार्बन परमाणु OHCl, आदि तत्वों के साथ सहसंयोजक यौगिकों की श्रृंखला बना लेता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 12वें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया, जिसमें पूछा गया था कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है। तो आपका ये जो है 2 कारण है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 13वां प्रश्न है कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, समझाइए। तो इसका उत्तर हम लोगों को लिखना है दोहरा परिसंचरण, और डैश देकर के लिखना है कि मनुष्य तथा सभी उत्तर स्तनधारियों के हृदय में 4 वेशम होते हैं, 2 अलिंद तथा 2 निलय। आगे इसमें लिखना है कि मनुष्य में रुधिर परिवहन 2 चरण में होते हैं। कौन कौन चरण? पहला चरण में शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर हृदय के दाहिने, आगे हम लोग बढ़े तो इसमें लिखना है दाहिने अलिंद में एकत्रित होकर दाहिने नीले से होते हुए फेफड़ों में जाते हैं। और इसका ये जो चित्र है आपका दिया हुआ है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो है दोहरा परिसंचरण किस ढंग से हो रहा है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो इसी में आपको दूसरा पॉइंट लिखना है कि द्वितीय चरण में फेफड़ों से फुसफुस शिराओं द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में एकत्रित शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में पंप किया जाता है, और इस रुधिर परिभ्रमण को दोहरा परिवहन कहते हैं। आगे हम लोगों को लिखना है कि इस प्रकार दोहरे परिवहन में कहीं भी शुद्ध व अशुद्ध रुधिर का मिश्रण न होने के कारण परिवहन अधिक प्रभावशाली होता है, और इस परिक्रमण से स्पष्ट होता है कि रुधिर से 2 बार होकर गुजरता है। इस परिभ्रमण से स्पष्ट होता है कि रुधिर से 2 बार होकर गुजरता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया, जिसमें पूछा गया था दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, समझाइए। और इसका उत्तर देते हुए आप लोगों को जो है चित्र को भी बना देना चाहिए, ताकि आपको जो फुल में से फुल नंबर मिल सके। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 14वां प्रश्न है कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो इसका उत्तर हम लोगों को लिखना है कि सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। और आगे इसमें लिखना है कि इसका उपयोग सभी जीव जंतु पौधे व जलवायु द्वारा विभिन्न स्तर पर किया जाता है, और आजकल सौर ऊर्जा का उपयोग बृहद स्तर पर, आगे हम लोग बढ़े तो इसमें लिखना है कि विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जा रहा है। आप लोग देखते हैं ना छत में जो आपका सोलर प्लेट लगा रहता है, जिसके माध्यम से सौर ऊर्जा द्वारा बिजली इत्यादि का भी उत्पादन किया जा रहा है।
इसके बाद आगे इसमें लिखना है कि इसके लिए सोलर पैनलों का उपयोग किया जाता है और सोलर सेल, सोलर वाटर हीटर जैसी कई युक्तियों का उपयोग और ऊर्जा से दैनिक जीवन के कार्यों को किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसमें पूछा गया था कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं, तो इस ढंग से प्रयोग करते हैं, सोलर प्लेट इत्यादि को लगा करके। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका दिया गया है सेक्शन सी, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पर आपका कुल मिलाकर के 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल 3 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है और तीनों प्रश्न आपका 5-5 नंबर का होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 15 नंबर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से दिए जाएंगे। और इसमें आपका ये में प्रश्न पूछा गया कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है तो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके लिए जिम्मेवार कौन होता है। तो इसका हम लोग उत्तर जो लिखेंगे, आप लोगों को जो है इसका उत्तर इस ढंग से लिखना है, जिसमें आपको पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट 1 में लिखना है तार के पदार्थ की प्रकृति पर, 2 में लिखना है तार की लंबाई पर और 3 में आपको लिखना है तार की मोटाई पर। आप लोग इसको जो पढ़ लीजिएगा पॉज करके, या फिर इसको कॉपी में आप लोग नोट करके रख लीजिए। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो बी में प्रश्न पूछा गया कि प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध एक में दिया गया 11 ओम हो जाए और दूसरा में दिया गया है 1 ओम हो जाए। तो दोस्तों इसका भी आपका जो सॉल्यूशन है आप लोग यहां पर देख सकते हैं, आपका जो है ये 11 ओम लाने के लिए आपको इस ढंग से इसका सॉल्यूशन करना है, इस तरह से परिपथ को जोड़ना है। और वहीं पर आपका जो अगला दूसरा में पूछा गया था तो उसके लिए 1 ओम लाने के लिए आपको इस ढंग से जो है समांतर श्रेणी से इस तरह से परिपथ को जोड़ करके दिखाना है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 15वें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 16वां प्रश्न है कि डायनेमो क्या है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इसी में आपका आगे प्रश्न पूछा गया कि प्रतिवर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। और दोस्तों इसका जो उत्तर आप लोगों को लिखना है, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर विद्युत जनित्र या डायनेमो लिखना है, डैश लिख करके ये सारा चीज आपको लिख लेना है। आप लोग इसको पॉज करके पढ़ लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे इसमें जो लिखना है आपको सिद्धांत, यानी कि डायनेमो या फिर विद्युत जनित्र है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो आपको लिखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो इसमें आपको डायनेमो या विद्युत जनित्र की संरचना में लिखना है। 1 में लिखना है क्षेत्र चुंबक, 2 में लिखना है आर्मेचर और इसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो इसमें 3 नंबर में आपको लिखना है सर्पी वलय और आगे बढ़ करके आपको जो विद्युत जनित्र का चित्र भी बना देना है, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस ढंग से बना देना है ताकि आपको फुल में से फुल नंबर मिल सके। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे इसी में लिखना है ब्रूस के बारे में और आपको जो है ये सारा चीज लिख देना है। और इसके बाद आपका जो ये आपका डायनेमो या विद्युत जनित्र है तो उसका कार्य विधि क्या है उसको भी आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। ये आपका लॉन्ग टाइप प्रश्न का उत्तर है, इसीलिए बहुत लंबा हो जा रहा है। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 17वां जो प्रश्न पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें, जिसमें आपका ए बी सी डी ई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको आपका जो है उत्तर इस ढंग से संतुलित कर देना है दोनों तरफ, ठीक है ना। जोड़ जोड़ के देख लेना है कि किधर कौन कितना है, उसको संतुलित कर देना है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 18वां प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। तो ये आपका जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो जिह्वा यहाँ पर है, मुख गुहा है, इधर से हम लोग भोजन को खाते हैं, सबसे पहले कहाँ आता है, इसके बाद किधर जाता है, ये सारा चीज जो आपको चित्र बना करके इस ढंग से दिखा देना है। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है, इसीलिए आपको इतना मेहनत तो करना ही होगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 19वां प्रश्न है कि मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण को समझाएं। और इसका दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 19वां प्रश्न है कि मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण को समझाएं, यानी कि किसी भी स्त्री का बच्चा जो होता है लड़का या लड़की तो उसका लिंग निर्धारण कैसे होता है तो उसको आपको जो है यहाँ पर समझाना है। और इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसमें से 22 जोड़े एक समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोमस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं?
ऑटोसोमस कहते हैं। आगे इसमें लिखना है कि 23वां जोड़ा अन्यों से भिन्न होता है और इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। आगे लिखना है कि नर के 23वें जोड़े के गुणसूत्रों में से एक बड़ा तथा एक छोटा होता है और इन्हें एक्स वाई से व्यक्त करते हैं। जो पुरुष होते हैं तो उसमें जो गुणसूत्र होते हैं ना, तो उसमें जो आपका एक्स और वाई दोनों होता है। आगे इसमें लिखना है कि निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाला संतान जो है वो आपका ट्रिपल एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात यह संतान मादा होती है यानी कि लड़की होती है, यानी कि पुरुष और महिला का जो गुणसूत्र है एक्स एक्स सब मिलता है तो इसमें क्या होता है कि लड़की जन्म लेती है, और वहीं पर एक्स और वाई मिलता है तो जो है लड़का जन्म लेता है। और इसमें आगे लिखना है कि लेकिन जब किसी अंडाणु से वायु गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाली संतान में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात यह संतान नर होती है। यानी कि आपका जो है जब एक्स और वाई जो स्त्री और पुरुष के बीच जो गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है और ये दोनों मिलते हैं तब आपका जो है नर यानी कि लड़का जन्म लेता है। और दोस्तों किसी भी स्त्री का लड़की या लड़का होना स्त्री पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि जो पुरुष होता है उसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो इसमें लिखना है कि इस प्रकार मनुष्यों में लिंग निर्धारण में नर के वाई गुणसूत्र का बहुत अधिक महत्व होता है और दूसरे शब्दों में यही गुणसूत्र मनुष्य की संतान के लिंग को निर्धारित करता है। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ तक लिखना है इस तरह से। और आगे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो दिया गया मादा का जो गुणसूत्र है आपका 44 है और ये आपका एक्स एक्स है। वहीं पर जो पिता यानी कि जो पुरुष होता है तो उसका गुणसूत्र देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 44 और ये एक्स और वाई होता है, यानी कि जो पिता होते हैं पुरुष तो उसका जो एक्स और वाई दो तरह के गुणसूत्र होते हैं, जबकि माता के पास केवल और केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं। और ये आपका देख रहे हैं 44 है। और यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो ये गुणसूत्र है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर आकर के जो है जब आपका एक्स और वायु मिलेगा तो क्या जन्म लेगा, आपका पुत्र जन्म लेता है किसी भी स्त्री का। वहीं पर अगर एक्स और एक्स अगर मिले तो जो है लड़की जन्म लेती है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक के छात्रों के 27 मार्च को होने वाले साइंस के लिए 19 VBI सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखा। और दोस्तों इसके बाद और भी लगभग 4-5 वीडियो हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपसे छात्रों को उपलब्ध कराऊंगा। और अगर आप लोग सभी वीडियो को देख लेते हैं तो गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 90% से अधिक मार्क्स जो है इससे भिड़ सकता है। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड, बेस्ट ऑफ लक। परीक्षा में बहुत ही अच्छे ढंग से लिखिए और अच्छे अंकों से पास होइए। धन्यवाद।